Hello everyone, welcome back. Welcome to part 59 of our Indian Polity lecture series and part 18 of Fundamental Rights. और Fundamental Rights के ऊपर ये हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है. इसके बाद फिर हम PYQs कवर अप करेंगे. So these are the topics which we are going to cover in this video. First of all, we will be talking about the present position of right to property. उसके बाद फिर हम criticism of fundamental rights की बात करेंगे, significance of fundamental rights की बात करेंगे and right outside part 3 of Indian Constitution की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था इन 1950 दैट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट एंड इट वाज मेंशन्ड अंडर टू आर्टिकल्स. आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल नंबर 31. आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी और ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए थे एंड आर्टिकल नंबर 31 जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल था, सबके लिए अवेलेबल था. आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ क्या कहता था? दैट दिस प्रोविजन गारंटेड सिटीजन्स द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. सो एक्वायर का मतलब क्या हो जाता है कि संपत्ति को कोई भी सिटीजन जो है वो प्राप्त कर सकता है. होल्ड का मतलब क्या है कि उसे अपने पास रख सकता है एंड डिस्पोज का मतलब क्या है कि जो सिटीजन है वो अपने प्रॉपर्टी को बेच सकता है या फिर दान दे सकता है. ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट दिया हुआ था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ. देन आर्टिकल नंबर 31. दिस प्रोविजन डेल्ट विद compulsory acquisition of the property by the state, and article number 31 ensured that if the government acquired private property for a public purpose it had to provide compensation. यानी सरकार अगर आपकी प्रॉपर्टी आपसे लेती है for public purpose तो सरकार को प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू. ठीक है, एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड था बिकॉज इट वॉज फॉलिंग अंडर फंडामेंटल राइट्स. ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में फॉल हो रहा था, इसलिए इसको स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो मिला हुआ था. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो क्रिएट हो रहे थे बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था. तो भारत की आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेवरल लैंड रिफॉर्म्स लॉज है वो लाती है इन ऑर्डर टू एबलिश जमींदारी, in order to redistribute the land, that was redistribution of the land and agrarian reforms के लिए लॉज जो है वो लाती है. सरकार जो है कानून बना के उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, बट जब वो लॉज इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे तो उनको चैलेंज किया जा रहा था और लोग कोर्ट पहुंच रहे थे एंड दे वर टेलिंग दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज माई फंडामेंटल राइट एंड इसका वायलेशन हो रहा है. तो जुडिशरी जो है वो आर्टिकल नंबर 13 के तहत जजमेंट जो है वो देती है और कहती है कि लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो, और जुडिशरी जो है देख रही है कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसलिए जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे उसको जुडिशरी के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिए जा रहे थे. इसके वजह से एक कन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में. बिकॉज सरकार जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है तो फंडामेंटल राइट जो है वो क्लैश हो जा रहे हैं. तो किसी को आइडिया नहीं मिल रहा था कि क्या किया जाए. फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो रिजल्व हुई एंड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किए गए आने वाले सालों में. राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या क्या अमेंडमेंट हुए? सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया गया था और उसके तहत आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर 31B एंड 9 शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया था. लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को रखा गया था. कहा गया कि जो भी चीज़ें हम 9 शेड्यूल में लॉ बना के डालेंगे उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो नज़र नहीं डाल सकती है. उन लॉज को इम्यूनिटी जो है वो मिली हुई है, जुडिशरी जो है उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकती है. देन फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1955 में और कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप एडवोकेसी ऑफ द कंपनसेशन जो है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन आप नहीं रेज कर सकते हो. तो इस तरीके से लॉ बना के लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने लिमिट पुट की जुडिशरी के ऊपर. देन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1964 में हुआ, जिसके तहत स्टेट जो वर्ड है उसका दायरा जो है बढ़ाया गया, उसके मीनिंग को एलिब्रेट किया गया इन आर्टिकल नंबर 31A. और हम पाते हैं कि पहले जो स्टेट वर्ड था उसके अंदर जमींदारी या बड़ा जमीन का संपत्ति जो है वो कंसिडर किया जाता था. बट आफ्टर 1964 ये जो स्टेट है इसके तहत रोतवारी लैंड, इनाम लैंड, देन जागीर और अन्य प्रकार की जो भूमि है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया.
साथ ही साथ 9 शेड्यूल के अंदर और भी लैंड रिफॉर्म से रिगार्डिंग लॉज जो हैं वो इंसर्ट किए गए थे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। देन आता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में आता है, जिसने कंपनसेशन जो वर्ड है आर्टिकल नंबर 31 का उसको रिप्लेस कर दिया विद अमाउंट। सो पहले कंपनसेशन जो वर्ड था उसका क्या मतलब था? तो पहले कंपनसेशन जो वर्ड यूज किया गया था इसका मतलब था कि सरकार को उचित दाम जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी वो किसी इंडिविजुअल से एक्वायर कर रही है। बट 1971 में जब अमाउंट वर्ड डाला गया उसका मतलब ये हो गया कि सरकार संपत्ति लेने पे कोई राशि दे सकती है। अब कोई राशि दे सकती है इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं था कि हाँ सरकार को मार्केट वैल्यू के बराबर देनी है कि नहीं देनी है। तो ये अमेंडमेंट जो है 1971 में किया गया था एंड आर्टिकल नंबर 31C जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि डीपीएसपी के तहत आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं और उसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन अगर होता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा। उन चीज़ों को आर्टिकल नंबर 31C के तहत प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। देन 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में होता है जिसके तहत 9 शेड्यूल में और लॉज जो है बना के डाले जाते हैं, इम्यूनिटी जो है उन लॉज को प्रोवाइड की जाती है। देन 40वां जो संशोधन था 1976 का उसके द्वारा और लॉज जो है वो 9 शेड्यूल में डाले गए। देन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके द्वारा आर्टिकल नंबर 31C का दायरा जो है वो बढ़ाया गया और ये कहा गया सरकार के द्वारा लेजिस्लेचर के द्वारा कि डीपीएसपी के तहत जो भी चीज़ें हैं उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बना रहे हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो सारे आर्टिकल नंबर 31C के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएंगे एंड जुडिशरी जो है उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती है। तो इसके ऊपर भी कन्फ्लिक्ट हुआ और बाद में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, सिर्फ आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C को ही प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर आर्टिकल नंबर 31C। सारे डीपीएसपीज को आप प्रोटेक्शन जो है नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि ये फंडामेंटल राइट के सुपीरियर में कंसिडर हो जाएगा। बट फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर है, डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट के नीचे में ही रहेंगे। ठीक है। देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में जिसके द्वारा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल नंबर 31 को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है। सो मैं यहां पे कह रहा हूं कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल नंबर 31 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो राइट्स थे उनको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीगल राइट के रूप में हमारे पास आज भी अवेलेबल है। ओके। सो आपको ये बात जो है ध्यान देना है एंड स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़ना है कि क्या स्टेटमेंट में दिया गया है। ये अब कहाँ पे मिलेगा आपको? आर्टिकल नंबर 300A में जो कि इंसर्ट किया गया है इन पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये लीगल राइट बन जाता है। ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग राइट जो है वो लीगल राइट है एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो वहां पे आपको वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग बताना है। ठीक है। So now we will be talking about implications of right to property after 44th Constitutional Amendment Act. तो जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसलिए सरकार जो है वो ऑर्डिनरी लॉ ला कर इसके अंदर चेंजेस जो है कर सकती है। इस चीज़ के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 368 को यूज़ करके अब इसमें बदलाव नहीं लाया जाएगा। ऑर्डिनरी लॉ बना के जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेस सरकार कर सकती है। ये सरकार का अधिकार हो गया। अब ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है एंड इट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी कानून बना के, ठीक है, वो रैकलेस रैंडम तरीके से कानून नहीं बनाया जाएगा। प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए जाएंगे एंड रीजनेबल चीज़ें जो है उसके अंदर मेंशन होगी, उसके हिसाब से सरकार जो है वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो राइट है उसमें बदलाव ला सकती है। ठीक है। और
ये जो अधिकार है ये आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में मिल जाता है, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन करके रैंडम तरीके से आपकी प्रॉपर्टी आपसे नहीं छीनी जा सकती है, बट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना के आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले सकता है। ठीक है, देन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, यानी कानून के द्वारा जो प्रोसीजर बताया गया है उसी को फॉलो करते हुए किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है, अदरवाइज डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। अब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ये नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी के केस में आप आर्टिकल नंबर 32 यूज करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गुहार जो है नहीं लगा सकते हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट की डिमांड जो है नहीं कर सकते हो फॉर राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, देन कंपनसेशन जो है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। आर्टिकल नंबर 31 के अंदर कंपनसेशन जो है वो मेंशन किया गया था, अब वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए कंपनसेशन जो है वो आप फंडामेंटल राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हो। देन अब हम क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है वो किए गए हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट, और सबसे पहला क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि एक्सेसिव लिमिटेशन की बात की गई है। क्रिटिक्स जो है उनका ये कहना है कि फंडामेंटल राइट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुट किए गए हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन चीज़ों को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो जनता पे फंडामेंटल राइट्स पे लगाए गए हैं। And because of these restrictions, state has significant power to limit these rights. क्रिटिक्स का क्या कहना है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इसके वजह से सरकार के पास जो है बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है, और सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट के ऊपर लिमिटेशंस जो है वो पुट करती है। क्रिटिक्स का ये भी आर्ग्यू है कि लिमिटेशन जो है समटाइम्स रिड्यूस द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ राइट्स, यानी जब लिमिटेशंस पुट किए जाते हैं तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ राइट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरा ये ओपिनियन है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई अपना फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट वे में यूज करेगा तो उससे किसी ना किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिक्स का ये व्यू है रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट। देन नेक्स्ट, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। क्रिटिक्स का ये कहना है कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में पॉलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम जो है वो जनता को दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, और भी चीजें दी गई है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को नहीं आइडेंटिफाई करता था इनिशियली, बट बाद में इसके अंदर चेंजेस हुए, एंड राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो कंसिडर की जाती है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं हुआ, वो जुडिशरी के द्वारा किया गया है। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट के रिस्पेक्ट में, तो राइट टू वर्क जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये आज भी आपको डीपीएसपी के तहत मिल जाती हैं। इसलिए क्रिटिक्स का ये कहना है कि फंडामेंटल राइट जो ओरिजिनली दिया गया था उसके अंदर इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज जो हैं उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। देन वेग एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। क्रिटिक्स का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे वेग एंड अनक्लियर एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इन चीज़ों को स्पेसिफिक वे में डिफाइन नहीं किया गया है, एंड जुडिशरी जो है टाइम टू टाइम केस टू केस इन चीज़ों को डिफाइन करती है और उसके हिसाब से जजमेंट देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैटर जो है वो हो जाता है। देन सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड किए जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बट आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये दो आर्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते, बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको स्पेशल नोटिस ला के सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान क्या होता है कि कुछ जो राइट्स हैं वो इन ऑपरेटिव हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो वाइडर पावर एक्सरसाइज करती है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि इससे प्रोटेक्शन जो ऑफर किया गया है फंडामेंटल राइट के द्वारा वो कमजोर पड़ जाता है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी प्रोटेक्शन जो है जनता को वो ज्यादा मिलना चाहिए, ये क्रिटिक्स का सोचना है। ठीक है,
बट इमरजेंसी अगर लगाई गई है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई गई है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से नेशन जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। तो रिस्ट्रिक्शन अगर फंडामेंटल राइट पर लगाया भी जाएगा तो वो देश हित में लगाया जाएगा। हाँ, अगर सरकार सही है तो ये सारी चीज़ें जो है वो सही होगी। देन एक्सपेंसिव रिमेडी। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट दे कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, बट लीगल प्रोसीजर जो है वो काफ़ी कॉस्टली है एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और जो गरीब जनता है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जजमेंट पाना, ये क्रिटिक्स के द्वारा कहा गया है। देयरफॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मे नॉट बी इक्वली एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसलिए क्रिटिक्स का ये कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट जो है वो इक्वली एक्सेसिबल नहीं है हर किसी के लिए। सो लैक ऑफ क्लियर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सिंगल क्लियर फिलोसफी को नहीं फॉलो करता है, और फंडामेंटल राइट जो है वो मल्टीपल सोर्सेस से लिए गए हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें ली गई है, देन फ्रीडम मूवमेंट के जो डिमांड्स थे वहाँ से कुछ चीज़ें ली गई है। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि सिंगल फिलॉसफी जो है वो नहीं है फंडामेंटल राइट्स की, एंड बिकॉज ऑफ दिस मिक्सचर क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ये अनइवन हो जाता है। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग क्रिटिक्स का ये मानना है कि फंडामेंटल राइट तो हमें दिया गया है, इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो भी दिया गया है, बट फिर भी सरकार के पास ये पावर है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कि वो किसी को विदाउट ट्रायल वो अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। और ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो नज़र आता है कि एक तरफ आप फ्रीडम की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप किसी के पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर सकते हो विदाउट ट्रायल, उसको आप डिटेंशन में रख सकते हो। तो ये मानना है कुछ क्रिटिक्स का। अब हम बात करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट की वजह से प्रमोट होती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, इन सब चीज़ों की वजह से सिटीजन जो हैं वो पॉलिटिकली वो एक्टिव रह सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन फंडामेंटल राइट जो है वो ऑथोरिटेरियन रूल जो है उसको प्रिवेंट करता है। गवर्नमेंट की पावर को फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिट करता है। गवर्नमेंट जो है वो रैंडम रैकलेस डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देन इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट। लिबर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट की वजह से इंश्योर हुई है। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी जो है वो भी इंडिविजुअल्स को मिलता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट का। देन माइनॉरिटी के राइट्स जो है उनको भी सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है अंडर फंडामेंटल राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, वो प्रिजर्व कर पाते हैं अपनी आइडेंटिटी को बिकॉज फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है लोगों को। सेकुलरिज्म की जो भावना है उसको स्ट्रेंथन करता है फंडामेंटल राइट, बिकॉज ये इंश्योर करता है कि सारे रिलीजन जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे स्टेट के द्वारा, एंड स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर में न्यूट्रल रहेगा। देन स्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। सो फंडामेंटल राइट जो है वो रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करता है, वो इंश्योर करता है कि एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज इज सब्जेक्ट टू लॉ। सबके लिए कानून जो है वो बराबर है, ये इंश्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। देन सोशल जस्टिस जो है वो भी प्रमोट होता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन डिग्निटी जो है वो भी इंश्योर होता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो अपने आप में अंडर आर्टिकल नंबर 32 मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को रखा गया है, इसीलिए ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कोई पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है वो जा सकता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट का, ये इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट का। सो अब हम उन राइट्स की बात करेंगे जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हैं।
इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी, अब कहाँ है ये? आर्टिकल नंबर 300A में, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अब ये क्या है? अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल या फिर नॉन फंडामेंटल राइट है। देन नो टैक्स एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 265 आपको ये राइट देता है, ये आपको अधिकार देता है कि आपके ऊपर बिना मतलब का, बिना कोई कानून बनाए कोई टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज और कलेक्ट एनी टैक्स विदाउट लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्स आपसे वसूल करना है तो उसके लिए लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बना होना चाहिए, उसके बाद ही सरकार जो है टैक्स ले सकती है, अदरवाइज वो टैक्स आपसे मनमाने तरीके से नहीं वसूल सकती है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आपको अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 301 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके तहत आप ट्रेड कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो अपने गुड्स को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं डाल सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं बट रैंडम तरीके से, रैकलेस तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं डाल सकता है। देन राइट टू वोट, अगेन ये क्या हो गया? ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाता है जो कि अंडर आर्टिकल नंबर 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। देन स्पेशल लीव टू अपील, अगर कोई इंडिविजुअल लोअर कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है तो वो आर्टिकल नंबर 136 को अपने राइट के रूप में यूज करके सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा सकता है कि मेरे केस की जजमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हुई है एंड हायर अथॉरिटी को ये केस जो है वो सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उस चीज को देखेगा और अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, देन वो कहेंगे कि हाँ ये जो केस है ये ऊपर के लेवल पे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक लीगल राइट हो जाता है। देन रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जब हम आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 के बीच में कंपैरिजन देख रहे थे तो हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, बट आर्टिकल नंबर 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है। इसलिए हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करने से मना कर सकती है बिकॉज ये एक लीगल राइट है, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करने से इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट वो मना नहीं कर सकती है बिकॉज आर्टिकल नंबर 32 जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो फंडामेंटल राइट को बहुत ही डिटेल में मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा सो दैट मैं ऐसी चीज़ें और आपके समक्ष लाता रहूं, प्रस्तुत करता रहूं। और अगर आप इन चीज़ों को लाइक और शेयर करते रहते हैं तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।